हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम EIA 2020 ड्राफ्ट के बारे में बात करने जाएंगे, जिसमें जो भी ये अपोज क्यों हो रहा है और क्यों इसको अपोज किया जा रहा है और क्या इसमें कौन से प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए डिस्कस करते हैं EIA के बारे में। EIA कैसे आया, क्यों आया और किस चीज़ के लिए है ये। तो इसका हिस्ट्री देख लेते हैं पहले कि कैसे ये प्रोविज़न बना EPA एक्ट में, जो कि 1986 में आया था। तो आप सब जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई थी और जो जन्म लेते बच्चों में भी बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशंस होने लगी थी। तो इस सिचुएशन की वजह से जो EPA एक्ट 1986 में है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो एक्ट है उसको लाया गया था। तो EPA एक्ट 1986 लाया गया था। उसके अंदर जो एनवायरमेंटल लॉज है, पॉलिसीज़ है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया था। और ये EPA एक्ट लाया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किया था गाइडलाइन। तो इसकी हिस्ट्री ये है और डिस्कस कर लेते हैं बेसिक मीनिंग क्या होता है इसका। तो EIA जो है, इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन विच इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पब्लिक व्यूज आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट टू डिसाइडिंग वेदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। मतलब कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उस एरिए के जो भी पीपल्स रहते हैं, जो भी पब्लिक रहती है वहाँ पे, उनके व्यूज़ लेके देखना कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इस प्रोजेक्ट से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी फ्यूचर में, और क्या ये पॉलिसी जो भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग टूल वेदर वी डिसाइडेड दैट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड और नॉट। तो EIA का सिंपल मीनिंग यही है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को खतरा है या नहीं। तो इसको देखते हुए EIA की पॉलिसीज़ और प्रोविजंस जो EPA में डाले गए हैं, तो इसका मेन पर्पज़ यही है। अब चलो अब देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है 2020 ड्राफ्ट में जो कि प्रॉब्लमेटिक है, और हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक कंसिडरेशन और पब्लिक व्यूज़। जैसे कि हमने अभी मीनिंग में डिस्कस किया कि ये पब्लिक के व्यूज़ को लेकर डिस्कस किया जाता है कि प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए उस एरिया में। तो इनका पहला ही पॉइंट डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज है पीपल्स के लिए जो भी उस एरिया में रहते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि जो पब्लिक कंसिडरेशन है और पब्लिक व्यूज़ है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम मैं लूँगा अभी। तो उन सब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए पब्लिक कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा और पब्लिक व्यूज़ को नहीं लिया जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एसिड मैन्युफैक्चरिंग, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एरिया डेवलपमेंट, एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन और पब्लिक व्यूज़। तो ये पहला पॉइंट है जो कि भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है पूरे सोसाइटी के लिए। दूसरा, पहला हमने डिस्कस किया, दूसरा ये है कि एग्जेम्प्टेड 40 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसका मतलब ये है कि 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से एग्जाम कर दिया है। मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस वो होता है जो कि सर्वे किया जाता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने वाला है, वहाँ की पब्लिक कंसल्टेशन से और व्यूज़ से कि वहाँ पे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और जो भी कमिटीज़ होती हैं, अप्रेजल कमिटीज़ और कुछ कमिटीज़ जो डिसाइड कर दी है कि वहाँ पे क्लियरेंस दे कि नहीं दे, तो ये भी एग्जाम्प्ट कर दिया है। कुछ 40 प्रोजेक्ट्स है, उससे कुछ मैं कुछ नाम लूँगा। तो उनके नाम हैं जैसे कि क्ले एंड सैंड एक्सट्रैक्शन,
digging wells for foundation of buildings, solar thermal power plants and common effluent treatment plants are exempted from prior environmental clearance। तो ये भी दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो कि एग्जेम्प्ट किया गया है इस EIA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में। तीसरा पॉइंट है नोटिस पीरियड फॉर पब्लिक हियरिंग। मतलब पब्लिक के पास जो इससे पहले जो ड्राफ्ट है उसमें 30 डेज दिए जाते थे कि पब्लिक हियरिंग करी जाती थी। उसमें पीपल्स और पब्लिक से पूछा जाता था कि आप ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है आपको इससे कोई नुकसान तो नहीं है और क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा। तो ये सब सर्वे करके ये कमेटी क्लियरेंस देती थी। बट इसमें ये हो गया है कि अब पहले तो 30 डेज़ दिए जाते थे बट वो भी बहुत कम थे, बट अब तो 30 डेज़ ना दे के सिर्फ 20 डेज़ कर दिया गया है। मतलब डिक्रीज़ कर दिया गया है 30 डेज़ से 20 डेज़ को। तो ये और मुश्किल हो गया है वहाँ के जनता के लिए कि वो सही से इसको सही से इस पर डिसीज़न ले पाए कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए है सही है या नहीं। तो ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और EIA रिपोर्ट जो है वो भी मतलब इसमें कहा गया जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है उसमें कहा गया है कि एंड नॉट वाइडली अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज। तो मतलब ये रीजनल लैंग्वेज में भी शायद नहीं अवेलेबल होगा तो पीपल्स को जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और उनको मे बी ये भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि उनको मतलब ही नहीं पता चलेगी क्या मतलब क्या चाहती है गवर्नमेंट और क्यों हमारे लिए क्या है। तो ये कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन भी हो सकता है इसमें। फोर्थ पॉइंट है क्लियरेंस पोस्ट फैक्टो। क्लियरेंस पोस्ट फैक्टो इसका मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उसको बनाने से पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो अब इस ड्राफ्ट में जो 2020 नोटिफिकेशन ड्राफ्ट आया है इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इफ़ प्रोजेक्ट हैज़ कम अप विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस तब भी ये प्रोजेक्ट को वो अप्रूवल देंगे और बनाने के लिए चालू रखेंगे। तो मतलब ये 2020 ड्राफ्ट बिल्कुल ही इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के अपोजिट है, ड्रॉबैक्स है इन्वायरमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इसमें यह है कि मतलब गवर्नमेंट है जो वो विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी अपना प्रोजेक्ट ऑपरेशन चला सकती है और बाद में और ये जो EPA 1986 एक्ट में आया है उसको भी वायलेट करती है और बाद में क्लियरेंस को देखते हुए अगर ये क्लियरेंस नहीं मिलता तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कुछ फ़ाइन पे करेंगी। तो मतलब इसका कुछ मतलब नहीं है कि आप एनवायरनमेंट को एक्सप्लोइट करने के बाद कुछ फ़ाइन पे करो और बट तब तक जो जितना भी वो ऑपरेशन चलाएगी तब तक तो बहुत कुछ वायलेट हो चुका होगा, एक्सप्लोइट हो चुका होगा। जैसे कि इन्वायरमेंट तो हो ही चुका होगा, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, फिर वहाँ के एरियाज़ के जो भी लोग रहते हैं उनको, एनिमल्स हैं, ये सब को तो इफेक्ट हो ही चुका होगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि फ़ाइन बाद में लेके और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दें। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है इस ड्राफ्ट में। फिफ्थ है नो स्कोप फॉर पब्लिक कंप्लेंट्स। मतलब कि गवर्नमेंट ने अब ये है इसमें ये पॉइंट है इसमें कि मतलब पब्लिक अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत ही होने दे और कुछ ना बोले। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब जनरली देखा जाए तो कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अब वो किसी के ख़िलाफ़ भी हो, एनिमल हो, कोई भी किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़ हो, एनिमल के ख़िलाफ़ हो। बट एनवायरनमेंट जो भी यही है दिखाता है कि हमें इस पॉइंट में यही बोला गया है कि हमें चुप रहना है और जो भी वायलेट हो रहा है उसको देखते रहना है। तो ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है जो हमें इसको अपोज करना चाहिए EIA 2020 ड्राफ्ट को, और वी शुड अपोज दिस ड्राफ्ट। भी सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें रिड्यूसिंग इको सेंसिटिव जोन्स है, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो बेंगलुरु में बैनर घाटा करके एक नेशनल पार्क है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा इको सेंसिटिव जोन, और इससे माइनिंग या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है
बायोडाइवर्सिटी के लिए और इको सेंसिटिव जोन्स के लिए जहाँ जो भी बनाए गए हैं। तो ये इको सेंसिटिव जोन को भी मतलब उनके एरियाज़ को भी रिड्यूस कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्लाइमेट चेंज में अफेक्ट पड़ेगा और इन्वायरमेंटल जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उससे इन्वायरमेंट भी एक्सपर्ट होगा और नेचुरल रिसोर्स तो होंगे ही। तो हमें इन सब जो मैंने अभी 5-6 पॉइंट्स बताए, ये सब और कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस नहीं किए। मैंने जो भी मेजर पॉइंट्स है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि EIA 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी को अपोज करना चाहिए, तो ये सब पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स हैं जो कि क्लियरली शो करता है कि ये मतलब सोसाइटी के भी अगेंस्ट है और नेचुरल रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी को भी एक्सप्लॉइट करेगा। तो हमें वी शुड अपोज दिस ड्राफ्ट एंड प्लीज सपोर्ट मी गाइज एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। Moje słowa uświadomiły mi, że nie mam serca. Tego się